ये प्लान तो था, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कामयाब हो गए हैं। अब ऑपोजिशन अवाम क्या कर सकती है बेबसी के अलावा? नैब ऑर्डिनेंस जो है 1999 में बना, चलते हुए अदवार से ये कानून इतना तेजी से गुजरा है। अगर ये वाकई इतना कानून खराब था तो ये बहुत पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। अभी तो आपके लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट में कई मसाइल आने हैं। नैब कवानीन उड़ा दिए हैं भाई, बल्ले बल्ले हो गई है, सब फारे, मजे करो मौजे करो, जिसने जितना लूटा खा लिया, जो ले गया, जिसकी जितनी जेबें भरनी थी वो भर ली। आज जो ये राना शमीम साहब ने भी अपना मौकिफ दे दिया है, तो इसकी सजा तो किसी को मिलनी चाहिए ना। किसको मिलेगी? जो राना शमीम वाला इशू है, जिस खुशी से वो केस उठाया था मरियम बीबी ने और उनके स्टूडेंट्स ने, तो अभी उनको कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए। आपकी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव से नुकसान और फायदा किसका है, ये आप खुद मुझे बता दें। मकबूलियत किसकी है इस वक्त? भाई आप बेशक मुश्किल फैसले ले रहे हो, लेकिन आने वाले इंतखाबात आज हो, कल हो, परसों, 6 महीने बाद हो, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि अवाम किसके साथ है। जो फैसला किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो मुल्क की बेहतरी के लिए किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और प्रोग्राम देख रहे हैं बस बहुत हो गया। और अब तो मैं ये कहूंगी कि वाकई बस बहुत हो गया। नैब के तमाम कवानीन में तरमीम कर कर एहतसाब अदालतों से अपने अपने गुनाहों की माफ़ी का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनका बेटा शहबाज हमजा साहब, उसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी, सलीम मानवी वाला साहब, राजा परवेज जो किसी को नहीं भूलेंगे, राजा रेंटल के नाम से भी माने जाते हैं, मशहूर हैं। पाकिस्तान में रेंटल पावर प्लांट्स का बहुत बड़ा स्कैम और अरबों रुपए पाकिस्तान की मईशत को टीका लगाया। उसके बाद ये केस अब तक प्रूफ ना हो सका। जाहिर सी बात है अदालतों में कभी प्रोसिक्यूशन गायब, कभी कुछ गायब, कभी कोई नहीं, कभी गवाह गायब, और उसके साथ साथ कभी शवाहिद नहीं मिल पाते। सो बहरहाल हुकूमत वक्त ने आज एक ऐसा फैसला किया, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। खान साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद ये हुकूमत इसीलिए आना चाहती थी कि ये दो इनके मकसद थे। एक में तो ये कामयाब हो गए हैं, अब इनका दूसरा मकसद क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान की बहुत सारी इस वक्त तबाकारियां चल रही हैं। यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने और दीगर तमाम आलमी इदारों ने पाकिस्तान की फ्लड्स को तबाहकुन हालात बयान कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता दौरे पे जा चुके हैं। उसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि वो लंदन में अपने भाई से भी मुलाकात करेंगे। अब जाहिर सी बात है वो वहाँ पे बरतानिया की क्वीन के जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं, तो भाई से मुलाकात करना तो बहुत ज़रूरी बनती है, क्योंकि बातें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं जिस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन नैब की कवानीन में तरमीम करने के बाद इन सब लोगों को जो क्लीन चिट मिल गई है, अरबों रुपए की चोरियां, करप्शन, गबन केसेस, सब कुछ गायब, सब कुछ चूमंतर। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ हम कॉल भी लेंगे। थोड़ी देर में हमें थोड़ी देर में झगड़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम केपी। सो बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं अजहर सदीक साहब, माहिर कानून दान भी हैं एक, तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अजहर सदीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये प्लान तो था, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कामयाब हो गए हैं। अब ऑपोजिशन अवाम क्या कर सकती है बेबसी के अलावा? क्या कर सकती हैं सिवाय इस रोने के कि जी ये कवानीन में तरमीम कर दी है इन्होंने और अपने सारे केसेस माफ कराने की तैयारी पूरी तरह से करके आए थे और वो आज हो गया काम। इसमें कोई शक नहीं जैस्मीन। वैसे तो नैब ऑर्डिनेंस जो है 1999 में बना और उसके बाद मुशर्रफ साहब के बाद चौधरी परवेज लाई आए, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई। यानी ये एक चलते हुए अदवार से ये कानून इतना तेजी से गुजरा है। अगर ये वाकई इतना कानून खराब था तो ये बहुत पहले क्यों नहीं सोचा गया? ये बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। अभी तो आपके लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट में कई मसाइल आने हैं। UN on Convention on Corruption 2005, there is a convention with reference to white collar crime. आप उसकी भी वायलेशन करने जा रहे हैं। और अगर ये जो कुछ भी इसकी ताज़ा तरीन शक्ल बनाई है
फिर नैब की जरूरत नहीं है। इसको हम फौजदारी, एक जैसे सेशन कोर्टों में मुकदमा चल रहे हैं कत्ल के, जिसका कन्विक्शन रेट 8 से 10% के करीब है, नैब में तो फिर 70 है, तकरीबन 70% के करीब कन्विक्शन रेट है। तो आपने शाम का जो जहर है ना वो ही निकाल लिया। उस लेकिन शाम का अजहर क्या सिद्दीक फायदा? साहब ये कहते हैं कि नैब जो है वो हमेशा लोगों को प्रेशराइज करता रहा है, ब्लैकमेल करता रहा है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने इस तरह का एक बयान भी दिया था कि जी ये नैब जो है अपनी हदों में रहे, अपनी हद को अबूर ना करे, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। वो उनके एक करीबी दोस्त थे जिसके ऊपर वो केस बनने जा रहा था, लेकिन फिर मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, आप जानते होंगे, बहुत बड़े पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मतलब है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए जैस्मीन, जरा बात को आप लोगों ने समझना है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क्लास मुसल्लत की जा रही है हम पे जो समझती है करप्शन कोई चीज नहीं है, लूटमार हम जिन्स परस्ती या हमारा जिस्म मेरी मर्जी है कोई चीज नहीं है। ये खास क्लास का एक वतीरा है जिसको यहाँ बाकायदा इसका इतलाक किया जा रहा है। और जहां तक है ना ये जो बातें कर रहे हैं, कितने 66 केसेस सिर्फ केसेस हैं, ये 66 केसेस समझते हैं कि नैब की हैयत ही बदल दी जाए। तो 66 केसों को बुनियाद पर, और दूसरा देखिएगा ना अब जितने केसेस हैं, राजा परवेज अशरफ का दे दें, अब के दौर का बना हुआ है। अब नवाज शरीफ के अपने केसेस देख लें, वो अब के दौर के हैं, तो सारे के अपने अदवार के दौर हैं। और देखिए दूसरा ओपन एंड शट केसेस है इसके अंदर, 2 में सजाएं होंगी, बाकी में इन्होंने फर्द जुर्म आयद नहीं होने दिया। लेकिन उतना कानून नहीं है जितनी तरामीम कर दिया। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम जरूर थी, वो था कि प्राइवेट जो लोगों के लिए बड़े मसाइल थे और उनको हमने और अब भी बदनीति के साथ वो सिलसिला आज भी जारी है। मैं सबूत दे दूंगा आपको किसी वक्त उस प्रोग्राम के हवाले से जो प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करना है। मैं नाम एक बता देता हूँ, फराह खान का नाम मैं बता देता हूँ। उनका किसी कारोबार का कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट महकमे में वो मौजूद रही हैं, ना उनके खामद रहे हैं। उनके अगेंस्ट नैब जिस तरह विक्टिमाइज कर रहा है, अगर वाकई नैब खत्म हो गया होता तो उसके बाद तो अब भी जारी है। लेकिन हम इसको छोड़ते हैं। ये मामला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप कर लिया है। 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये है कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है आपकी अपोजिशन की, अपोजिशन तो बैठी नहीं थी, वन साइडेड इस कानून को तो पास कर लिया गया है। मुशर्रफ दौर में जब 99 में ये ऑर्डिनेंस बना था तो इसको एक सर्टेन प्रोटेक्शन थी कि इसमें इतनी आसानी से तरामीम नहीं हो सकती थी और इसके लिए एक तरामीम का एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर था। अब क्या होना है, जो मैं देख रहा हूं इस मामले को, आप इस गवर्नमेंट ने आते आते जैसे ECL से नाम निकाला, FIA खत्म कर, अजहर सिद्दीक साहब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी आवाज बीच में जरा थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई थी। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब जरा रुक जाएं। मैं हमारे साथ एक और गेस्ट भी आ गए हैं, मैं उनका भी तारुफ करा दूं, वो भी हमें, और तैमूर झगड़ा साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं KP के, तो वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ मैं अजहर सिद्दीक साहब जरा आपकी इत्तलात के लिए और साथ हमारी जो पब्लिक देख रही है उनकी भी इत्तलात के लिए, और तैमूर भी आ गए हैं तो उनके भी मैं सामने रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जरा ये ऑडियो सुन लें आप। तैमूर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। साहिबा की ही साउंड बाइट है और आज उसका ड्रॉप सीन क्या हुआ राना शमीम साहब के हवाले से। राना शमीम एक वो शख्स हैं जिन्होंने एक हल्फी बयान पहले जमा कराया और उसके बाद आज गैर मशरूत तौर पे माफी मांग ली। इसकी सजा किसको मिलेगी, वो क्या कह रही हैं, पहले ये सुन लेते हैं। और राना शमीम साहब ने आज क्या कारनामा अंजाम दिया, पहले क्या कहा और फिर क्या किया, इसके बाद पहले जरा सुन ले मरियम साहबा क्या कह रही हैं। ना हंसने की बात है ना रोने की बात है, एक अजीब सी बात है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के साथ उनके चाय पीते हुए लॉन में उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई। आज अलबत्ता उन्होंने कहा भाई मेरा हल्फनामा ले लो, मुझे माफ कर दो, गैर मशरूत तौर पर अपनी माफी जमा करा रहा हूं और आपके अदालत के आगे अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। मैंने गलत बात की, मेरा ये मकसद ही नहीं था, मैं ये कहना ही नहीं चाहता था, ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ। मैं क्विकली अजहर सिद्दीक साहब इस पर जरा कमेंट कर दें ताकि मैं फिर तैमूर की तरफ गुफ्तगू ले जाऊं। तो ये किसको सजा मिलेगी? मतलब इसमें बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बड़ी मतलब एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया,
उसके बाद उनके ऊपर एक पूरी कीचड़ चलाई गई, एक ट्विटर पे कैंपेन चलाई गई, सोशल मीडिया पे। आज आप कह रहे हैं जी ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ। बात देखिए जैस्मीन, बुनियादी तौर पर आपको समझना है कि ये खास एजेंडे के तहत इदारों को बदनाम करने की एक बहुत घिनौनी साजिश थी। मुझे तो उस वक्त भी याद है कि जब अटॉर्नी जनरल थे जनाब अशतर साहब जो आजकल भी हैं, बशीर के पास ये केस चल रहा था, बशीर से ये केस ट्रांसफर करा के मुझे बताया उन्होंने कि एक नया जज लगाया जा रहा है और ये केस ट्रांसफर होगा। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब नहीं है इनके पास कि बशीर के पास जज केस था तो ये अरशद के पास केस क्यों ट्रांसफर कराया था। उसकी वजह अरशद के खिलाफ इन्होंने चीजें सारी इकट्ठी कर ली थी, उनको मैनेज कर लिया था, मियां साहब से मुलाकातें भी हो गई थी, उनकी वीडियो भी सामने आ गई थी। फिर उन्होंने जो मीडिया पे आकर बातें की उस वक्त भी, यानी यहां तो किसी को लगता है कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ ये लाडले हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब यहां देखें, ये वाकया तो मैं इस तरह जानता हूं कि मैं राना शमीम साहब को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। राना शमीम साहब नवाज शरीफ के बहुत करीब है, उनके बच्चों के हवाले से इनको बाकायदा किसी और मकसद के लिए वहां बुलाया गया, बताया गया कि वीजा एक्सटेंड करना है, एक बयान हल्फी चाहिए। इनको अमेरिका से बुलाया गया, लंदन जहां बिल्कुल मार्बल आर्च के करीब ठहराया गया। चार्ल्स गुथरी का दफ्तर जो है, जो बहुत मशहूर एक चैनल है, वहीं पर है, बाकायदा वहां बुलाया गया। नवाज शरीफ वहां मौजूद थे और वो बयान हल्फी लिखाया गया और बताया उन्हें यही किया कि जनाब ये सिर्फ हमने वीजा के लिए जाना है। लेकिन वो पीछे कंस्पिरेसी थी ना, वो फिर एफिडेविट लाके बाकायदा लीक करवाया गया और वो सच कुछ नहीं था। और हमारे पास तो सबूत भी है कि चार्ल्स गुथरी ने माना कि बाकायदा नवाज शरीफ के सामने ये यानी बात तो फिर मरियम साहिबा की ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई ना। उन्होंने कहा जी देखें इस बेदर्दी से, साजिश के तहत हमें सजा कराई गई और फिर कुछ लोग मिले हुए थे, फिर कुछ फोने आई गई, फिर रजिस्ट्रार भी मुलव्वस थे। अलबत्ता ये बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ा इल्जाम है। तैमूर, गुफ्तगू आपकी तरफ लाना चाहूंगी। नैब कवानीन उड़ा दिए हैं भाई, बल्ले बल्ले हो गई है, सब फारे, मजे करो मौजे करो, जिसने जितना लूटा खा लिया, जो ले गया, जिसकी जितनी जेबें भरनी थी वो भर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जो ये राना शमीम साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है, तो इसकी सजा तो किसी को मिलनी चाहिए ना। किसको मिलेगी? चले ठीक है, वो तो चीफ जज साहब का इस्तकाक है, अगर वो मतलब रेंडर कर दी, उन्होंने अपॉलॉजी एक्सेप्ट हो गई तो ठीक है। लेकिन इस पे जो 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी साजिश की, उस हवाले से क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में ये भी, और इसके साथ जो ये नैब के डिसीजंस भी आए हैं, दोनों पे एक तो जैसे आप कर रही हैं शदीद मजम्मत करनी चाहिए। जो राना शमीम वाला इशू है, जिस खुशी से वो केस उठाया था मरियम बीबी ने और उनके स्टूडेंट्स ने, तो अभी उनको कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए, या फिर ये एडमिट कर देना चाहिए कि वो यही हरबे जो है वो 90 की दहाई से करते रहे। और जहां तक बात है, ये जो सारी आज न्यूज आई है, मैंने अभी देखा भी नहीं कि किस किस पे केसेस कौन कौन से जो है वो माफ हुए हैं, लेकिन आप ये देख लें कि मुल्क कहां से कहां चले जाते हैं। यहाँ पे एहतसाब का निज़ाम जो बिल्कुल टूटा हुआ है, उसका हर बड़ा से बड़ा चोर फायदा ले लेता है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई जो है वो बेकसूर होता है, आके वापस पावर में आता है, फिर अपने खिलाफ सारे केसेस जो है वो क्लियर कर देता है और कहते हैं देखें ये तो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। इसको अगर आप मिलाएं जो तबाहकुन महंगाई है, तो मेरे ख्याल में ये जो एक्सपेरिमेंट था इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, ये शदीद नाकामयाब हो गया, अभी तारीख में दोबारा होना नहीं चाहिए। और जो ये खौफनाक इकोनॉमिक मेल्टडाउन आने वाला है, बल्कि हमारे सर पे है कि IMF की डील के बाद भी जो है वो रुपए मुस्तहकम नहीं हो रहा, फ्लड्स की जो डेवस्टेशन है उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं मिल रहा। तो इसका हाल यही है कि अगर ये लोग पेनाडोल की गोली की कीमत नहीं सेट कर सकते और पेनाडोल मार्केट में नहीं मिलेगी, तो फिर इलेक्शन पे ही जाना होगा, ताकि एक गवर्नमेंट आए जिसका 22 करोड़ अवाम का ट्रस्ट हो और वो आसान और मुश्किल फैसले दोनों ले सके। इतना टाइम पाकिस्तान के पास है नहीं। तो तैमूर एक बात बताएं ना, इसी पे ख्वाजा आसिफ साहब की साउंड बाइट सुन लें, पहले वो सुन लेते हैं ताकि उस पर गुफ्तगू कर सके। चला दें भाई वो क्या कह रहे थे। चलें जी, एक ही हुकूमत से 2 बयानात आ गए, अब किसके बयान पर गौर किया जाए और किसको संजीदगी से लिया जाए। एक PMLN की मैं यही कहूंगी करता धरता है न मरियम साहिबा, और एक इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के काबीना के अहम रुकन है। अब तैमूर में 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगी, और एक वो जो कानून वाला आईन वाला जो मामला है ना, आईन की अपॉइंटमेंट का, उस पर जरा बाद में बात करते हैं।
ये तो कह रही है भाई किसी जत्थे से, किसी फितने से बात नहीं की जाएगी, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी बात करना भी जरूरी है क्योंकि मईशत डूब रही है और बात करने का कोई वो नहीं है, कबाहत नहीं है। तो क्या मैं ये समझूं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि मामलात बातचीत से तय होकर आगे बढ़े और इलेक्शंस की तरफ जाएं, पीटीआई को एंगेज किया जाए, वो इस वक्त मकबूल तरीन हो चुकी है, लेकिन पीएमएल-एन के अंदर ये एक ग्रुप ऐसा है जो ये सोच रहा है कि किसी ना किसी तरह शहबाज शरीफ भी नाकाम हो जाएं और कोई बातचीत ना हो। देखिए, मरियम बीबी समझती है कि उनको विरासत में उनकी वालिद साहब की पार्टी मिली है, जो उनके दरमियान और उनके पार्टी के दरमियान जो फासला है वो साफ वाज़ेह है। आपको इससे हैरत क्यों हुई है? कल या परसों तो मरियम बीबी कह रही थी कि जब भी शहबाज शरीफ यानी अंकल जो है वो कीमतें बढ़ाएंगे तो वो उनके साथ नहीं है, यानी कि वारिस जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को ओन ही नहीं कर रही ना। 25 मई पे जब मार्च हो रहा था, जब ये लोग आईएमएफ जा रहे थे, तो उस वक्त ये कह रही थी कि आईएमएफ की बात मानने से बेहतर है कि हम हुकूमत छोड़ दें। ना जो है वो ये परसों जब इनका बयान आया था तो ये तो 1 मिनट में डिसोन कर देती है। दूसरी रही बात इलेक्शंस की, देखिए लेट्स कॉल अ स्पेड। ये इलेक्शन होने थे, इन्होंने खुद महीने में करने थे, ये हुकूमत करने तो नहीं आए थे। जो मिसकैलकुलेशन हुई वो मिसकैलकुलेशन 2 हुई। एक ये कि मईशत इनसे संभाली नहीं जाएगी। मईशत पे सियासत 3.5 साल 4 साल कोविड के दौरान इन्होंने की है। चैलेंजिंग मईशत संभाली हमने, इंडिकेटर्स तब जब 6% ग्रोथ थी और अभी, और तब जब महंगाई थी लेकिन कंट्रोल की थी, और अभी जब महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, सारी क्लियर है। लेकिन एक ये मिसकैलकुलेशन हुई कि ये मईशत को संभाल देंगे, और दूसरी ये मिसकैलकुलेशन हो गई कि इनके ख्याल में ये इमरान खान की मकबूलियत को कंट्रोल कर देंगे, सारा मुल्क उनके साथ खड़ा हुआ। अब ये से आप जो भी कहें, ये तो इलेक्शन में खुशी से नहीं आते क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मैं अजहर सिद्दीक साहब यहाँ गुफ्तगू में आपको शामिल करना चाहती हूँ। ज़रा एक बात बताइएगा, ठीक है ये बड़ी उन्होंने प्यारी बात की, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कहा 3 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा चुके हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि 4 दफ़ा वो घर भी गए हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट एंड ऑन अ लाइटर नोट, तो मतलब है अपने ही अमाल की वजह से घर गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें किसी ने घर भेजा हो। अब मुझे ये बताइए कि खुर्रम दस्तगीर साहब ये फरमा रहे थे, मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि जी सारे हवारियों से बात करेंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, कानून में उसका आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है, लेकिन इसकी मुशावरत वो नवाज शरीफ साहब से करेंगे। मुझे ये बताएं, एक आदमी जो कॉन्वेक्ट हो चुका है, नाअहल हो चुका है, वो मुल्क का वजीर आजम नहीं रह सकता, उसे सजा हो चुकी है, वो लंदन में बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ किस आइन और कानून के तहत उनसे मुशावरत करेंगे? किस आइन और कानून के तहत? बात तो सच है, मगर है रुसवाई की जैस्मीन। ये लम्हा फिक्रिया है मिनहसल कौम के लिए, ये कौम के मुंह पे चपेड़ है इस बात की कि हम इसके कानून को कुछ नहीं समझते। सिर्फ इसी हद तक नहीं है, इश्तिहारी भी है वो, यानी आपका मुल्क का कानून इश्तिहारी को कोई राइट नहीं देता है। नवाज शरीफ जो है इस वक्त पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे नहीं आ सकते इश्तिहारी होने की वजह से, यानी ये रिकॉर्ड पे मैं चीजें बता। और यही नहीं है कि वो ना सिर्फ नाअहल हुए, सजा याफ्ता हुए, और नाअहल भी 3 दफा हुए हैं, फिर पार्टी की सदारत से भी हटा दिए गए। यानी उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई रोल नहीं है, ना आईनी रोल है, ना कानूनी रोल है, ना कोई अखलाकी रोल है। और ये अगर आप करने जा रहे हैं, बाप का रोल तो है ना, तो हो सकता है कि भाई बाप से या बड़े भाई से पूछ रहे हैं, बाप का रोल तो है ना, रूहानी बाप तो रहेंगे ना वो हयात पीएमएल-एन के। अच्छा, वो रूहानी है तो वो चिल्ला चिल्ला काट लें तो ज्यादा अच्छा है। दरियाए रावी के करीब मकबरा, वो एक जगह सेंटर में बनी हुई है, वहां बैठकर चिल्ला काट लें तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये सवाल उठ गया है कि इस मुल्क का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सिलेक्शन का फैसला नवाज शरीफ करेंगे, तो फिर तो ये आइन को एक साइड पे रख दे।
फिर तो जो आपने तरामीम की हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने उसमें साइड पे रख दे आप। नहीं तो और इसका ये मतलब अजहर सिद्दीक साहब एक बात बताइएगा, सॉरी ये सेगमेंट क्योंकि इख्तिताम की तरफ आ रहा है और बातें बहुत सारी हैं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। तो फिर खान साहब की ये बात दुरुस्त हुई कि भाई इलेक्शन करा लो, जो नया सेटअप आएगा वो उस पर एतबार होगा लोगों को, लेकिन उस तक इंतजार भी नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम कंट्रोवर्शियल बनाए क्यों रहे हैं भाई? मतलब ये क्या तरीका है कि नवाज शरीफ से होगी मशावरत और इससे होगी उसकी? एक तरफ आपने ख्वाजा आसिफ ने कह दिया आईनी तरीके से करेंगे, तो बस ठीक है आईनी तरीके से कर दें जो तरीकेकार मौजूद है। देखिए यहाँ सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो एक एजेंडे के तहत आए हैं, उस एजेंडे को उन्होंने पूरा करना है। अब देखे ना इदारों की बेतौकीरी में जितना हाथ पिछली गवर्नमेंट का है, अब तो चले जो भी है, इमरान खान साहब ने कई बातें कह के वो क्लैरिटी के साथ दे दी, ये वो चपेड़ मार रहे हैं पूरी कौम के ऊपर और पूरी अदालतों के ऊपर सवाल है। यानी इसके शहबाज शरीफ के इसी बयान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये बयान शहबाज शरीफ ने नहीं दिया अजहर सिद्दीक साहब, ये तो उन लोगों ने दिया है जो शहबाज शरीफ की काबीना में है, लेकिन उनकी कोई भी सिंपैथीज शहबाज शरीफ के साथ नहीं है, उनकी सिंपैथीज नवाज शरीफ साहब के साथ है। वो तो कड़वा घून पी के बैठे हुए काबीना में, काली पट्टियां उन्होंने बांधी हुई हैं अपने जो नजर नहीं आती आपको। दे कांट टॉलरेट शहबाज शरीफ। अच्छा वो देखिए ना बात, नहीं ये मैं फिर बताऊं, ये बैड कॉप और गुड कॉप का एक अपना कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी का नया वजीर आजम के तौर पर नाम तजवीज किया जा रहा है और इस वक्त जाके हो सकता है कि वो तैनाती जो है वो जो शहबाज शरीफ के हाथों नहीं, वो अपनी मर्जी के हाथों करें, जो कि शहबाज शरीफ का वजीर आजम की हैसियत से इख्तियार तो इन्होंने इस्तेमाल करना है। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ को इस पर यकीन नहीं है शहबाज शरीफ पे, ना मरियम को है। लेकिन सवाल है कि इस वक्त इदारे स्टेक पे आ चुके हैं। आपका इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश बैठा हुआ है? इलेक्शन कमीशन इस पर क्यों एक्शन नहीं लेता कि जो जितने बयान दे रहे हैं बयान पे बुलाए उनको? भैया आप किस हैसियत में उस बंदे को, जो कि वजह ये है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये सारा कुछ हो रहा है, उस बंदे की कोई हैसियत नहीं है किसी तरह से। अगर ये बंद कमरे में जो मर्जी करते रहे, हम क्या कह सकते हैं उनको? लेकिन जब आप खुल के बात कर रहे हैं, जब आप मीडिया में बता रहे हैं, दुनिया में सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो इतने बड़े ओहदे की तजलील की जा रही है। आप यानी क्या जवाब दूंगा? यानी मुझसे पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये आपका कानून है? यानी एक बंदे को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, सजाएं हो गई, लेकिन वो इस सिस्टम का फिर हिस्सा बना हुआ है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है और इसीलिए तो मैं सवाल उठा रहा हूं। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है अजहर सिद्दीक साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमेशा सवाल ही रहेगा, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तैमूर आपका भी, अजहर सिद्दीक साहब आपका भी। यहां लेंगे एक छोटा और उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में इतनी खामोश क्यों है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बल्दियात के वजीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन भी हैं और एक यही कहूँगी कि काफ़ी जाने माने सियासतदान भी हैं। तो जाहिर सी बात है इनसे मुझे इम्पोर्टेंट सवाल करने हैं आज। शाह साहब सबसे पहले तो आपको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि बहुत हलचल है, बहुत बयानात हैं, बहुत सियासत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को बिल्कुल ही अकेला छोड़ा हुआ है, ना किसी बयान पे आगे आते हैं, ना किसी बात पे आगे आते हैं। एंड यस आई नो कि यू आर टू प्री ऑक्यूपाइड इन द फ्लड्स और ये बहुत बड़ा इल्लमा फिक्रिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों पे तो खुलकर सामने आए ना। आपकी खामोशी क्या कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये तासुर लिया जाता है कि पीडीएम या जो भी इस वक्त मुत्तहदा कोलेशन है, जो भी कह लें, जो पहले मुत्तहदा अपोजिशन थी, अब कोलेशन की गवर्नमेंट है, वो कोई बिल्कुल उसमें किसी की राय शामिल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इक़दामात, जो भी चीज़ें हैं मौजूदा वफाकी हुकूमत की, पीपल्स पार्टी उसकी मुकम्मल तौर पर ऑनरशिप करती है और कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत हो रहा है या अनपॉपुलर फ़ैसले हो रहे हैं और मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं तो हम कहें कि जी ये हमारे फ़ैसले नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर फ़ैसले के साथ खड़े हैं। उसकी वजह ये है कि जो हालात थे जब ये नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, जिससे जान छूटी,
जमहूरी तरीके से जो नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ पहली दफ़ा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो इस तरह के हालात थे, जिस तरह इनका IMF के साथ जो मुआहदा था, फिर जिस तरह मईशत को इन्होंने जिस जगह छोड़ा था, कि ये फ़ैसले, ये मुश्किल फ़ैसले, ये अनपॉपुलर फ़ैसले करना नागुज़ीर थे। अगर ना किए जाते तो मुल्क के लिए और ज़्यादा मुश्किलात होती। तो इसलिए इस वक्त की जो कोalition गवर्नमेंट है उनके लिए मुल्क ज़्यादा अजीज़ है। ये नहीं है कि हुकूमत से निकलने के बाद जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि जी कोई एटम बम मार दे पाकिस्तान पे, हमारे एटमी असासे महफूज नहीं है जी, 3 टुकड़ों में भले बढ़ जाएगा। इदारों को जिस तरह उन्होंने अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अगर सही फैसले उनके लिहाज से सही फैसले नहीं आ रहे तो वो उनको अंडर प्रेशर कर रहे हैं। फ़ौज के इदारे को अब आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो एक तकरीरी है उसको मुतनाज़ा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनकी किरदार कशी, वो हुकूमत से निकले हैं तो बिल्कुल बौखला गए हैं और हर उस हद तक जाना चाहते हैं कि जिससे वो दोबारा हुकूमत में आए। मिसाल के तौर पर दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इन इदारों को कहती थीं कि आप नॉन पॉलिटिकल हों। ये उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि नहीं, आप अपना किरदार अदा करें इसमें। तो ये फ़र्क है। और जिसकी तरफ खान साहब जा रहे हैं, आज वो बड़ा कॉल वॉल की बात कर रहे हैं कि जी मैं कॉल दूंगा, तो जैस्मीन साहिबा इनकी ये मिस कॉल होगी, कोई कॉल नहीं होगी, उस पर कोई अमल नहीं होगा। नहीं कैसे शाह साहब, एक बात बताएं, चलें शाह साहब सुने, मैं इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाएं, चले मैंने आपकी सारी बातें मान ली, मुझे खाली ये बता दें कि आपकी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव से नुकसान और फायदा किसका है, ये आप खुद मुझे बता दें, जज करके बता दें कि अवाम इस वक्त किसके साथ है। वो क्या फैसले थे, मुश्किल थे, गलत थे, सही थे, वो ठीक है, वो एक बहस है, मैं और आप कर सकते हैं। मैं उसमें आपकी काफ़ी बातों से एग्री कर सकती हूँ, मैं आपकी काफ़ी बातों से डिसएग्री कर सकती हूँ। 90 की दिहाई में यही कुछ पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के साथ करते रहे, बल्कि आप लोगों के साथ ज़्यादा होता रहा। लेकिन मुझे ये बता देना कि मकबूलियत किसकी है इस वक्त। भाई आप बेशक मुश्किल फैसले ले रहे हो, लेकिन आने वाले इंतखाबात आज हो, कल हो, परसों, 6 महीने बाद हो, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि अवाम किसके साथ है। जी देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एक तासुर लिया जाता है कि अवाम कोई खान साहब के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो फैसला किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो मुल्क की बेहतरी के लिए किया गया था। कि आप देखें कि IMF के 22 के करीब इस तरह के प्लान आए हैं पाकिस्तान की जो तारीख़ है 70 साल की, लेकिन कभी किसी ने इस तरह के एग्रीमेंट नहीं किए। और फिर उन एग्रीमेंट को ब्रीच नहीं किया कि जी जब देखा कि नो कॉन्फिडेंस की मूव आ रही है तो जी मुल्क को भले नुकसान हो लेकिन हम एक माइंस बिछा दें। अब भी IMF के प्रोग्राम में इनके जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर थे या इनके जो सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान हैं, उनका आप किरदार देख लें। हद तो ये है कि ये जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी आई है हमारे पास, हमारा इतना नेचुरल डिज़ास्टर है, हमारे भाई बहन मुसीबत ज़दा हैं, तो ये उसमें भी रोड़े अटका रहे हैं। और जो ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं उधर ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये हकीकत है कि इस वक्त मुश्किल फ़ैसले करने से मे भी कुछ वक्त के लिए ये सब ने तासुर लिया हो कि जी ये पॉपुलर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। हमने अपने मुल्क को अहमियत दी है और इसलिए ये अनपॉपुलर फ़ैसले किए हैं, मुश्किल फ़ैसले किए हैं, लेकिन ये हमें इनकी 3 साल 7 माह और कुछ दिन कुछ घंटों की वजह से करने पड़े हैं। कि ये 70 साल में 2018 में खैर से ये आए हैं, जो कर्जा थे जिनको ये शोर मचाते थे वो 25,000 अरब थे, इन कुछ अरसे में वो 45,000 अरब तक पहुंच गए। और फिर जो इन्होंने मईशत का हाल किया, जिस तरह तनहा किया, तो शाह साहब मईशत आप लोगों के कौन से, एक सेकंड शाह साहब, मईशत आपके कौन से कंट्रोल में? आप लोग मुझे बता देना, आपके क्या आपने महंगाई के खिलाफ कहा हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, बिलावल साहब यहाँ से एक मार्च लेके गए, पुरअमन मार्च था, होने दिया, आपने कहा महंगाई के खिलाफ क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैं सारी बातें मान सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि
ये मईशत तो आपके भी कंट्रोल में नहीं है। पहले जो हालात थे उससे डबल खराब हालात आप हो चुके हैं। डॉलर कहां पहुंच गया है, आटा कहां है, सिंध के अंदर जो एड आ रही है वो जगह जगह मैजिस्ट्रेट छापे मार के गोदामों को पकड़ रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग कैटास्ट्रोफी। आई एग्री, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नहीं कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से बाइडेन की हुकूमत के लिए भी इतना बड़ा मसला होता तो वो भी शायद ना कर सकती, लेकिन आपके लिए मईशत का कौन सा सिरा पकड़ रखा है? जैस्मीन, आप सही कह रही हैं, इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर की भी उड़ान है, लेकिन किस वजह से है? ये 3 साल 7 माह को छोड़ के सिर्फ ये 4-5 माह की हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, ये वो पुराना मलबा है जिसको बेहतर करने के लिए इस तरह के हालात हुए हैं, लेकिन पुरुमीद हैं हालात बेहतर होंगे। दूसरी रही बात, ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हम पे आई हुई है, हमारे तो चेयरमैन बिलावल साहब ने बैरून ममालिक के दौरे कैंसिल किए, खुद आगे लोगों में। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब पहले दिन से हर जगह विज़िट कर रहे हैं। उनके जितने वुज़रा हैं, MPA, MNA, पार्टी के दीगर ओहदेदार, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है हर जगह। चीफ मिनिस्टर साहब आज भी इन विज़िट्स पे हैं, हर जगह वो जा रहे हैं और हम अपना पूरा काम कर रहे हैं ताकि अपने लोगों को इस मुसीबत की घड़ी में तन्हा ना छोड़े। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत है, इतना बड़ा इशू है कि लोग भी ज़ाहिर है उनके नाराज़ भी होंगे, कहीं पे मुकम्मल तौर पर हम नहीं पहुंच सकते होंगे। जो आपने छापों की बात की, देखें ये बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप की जा रही हैं। कहीं पे जो ज़ाती तौर पर भी कोई इमदाद आती है, कुछ लोग लाते हैं तो उनको फिर इस तरह सोशल मीडिया में दीगर जगहों पे ये होता है, और फिर कुछ बड़ी माजरत के साथ बहुत जगहों पे सस्ती शोहरत के लिए भी कुछ आगे आ जाते हैं, हम उनको क्या कहें, लेकिन सब काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, और इसमें अगर कोई अपने लोगों की खिदमत नहीं करेगा, अपने मुसीबत ज़दा भाई बहनों की, तो इलेक्शन दूर तो नहीं है ना। अगस्त 2023 में इलेक्शन है, पता चल जाएगा। अगर, क्योंकि ये इलेक्शन के लिए भी नहीं है, ये इंसानियत के लिए खिदमत है। नहीं तो ये तूफाने नूह फर्ज समझ के कर रहे हैं, नहीं तो करना भी चाहिए। सियासी बात नहीं है ये। आपकी सारी सियासत बहज, आपकी नहीं मैं कह रही, हर उस शख्स की जो सैलाब पर सियासत करेगा उसकी सारी सियासत बह जाएगी, क्योंकि लोग इतने बेजार आ चुके हैं, डेंगी पता नहीं क्या क्या तकलीफों में वो घिरे हुए। मैं खाली एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, आपने कहा हम सब फैसलों में साथ हैं, ये बताइए कि खबरें आ रही हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ शायद तकर्री के मामले से खुद को अलग कर लें, शायद खाकान अब्बासी साहब का बात चल रहा है, शायद शायद ओहदा उनको दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? आप लोग इसके हक में होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, और ये आपके उससे ये भी सुन रहे हैं, या इस तरह की बहुत सारी स्पेकुलेशंस आप देखें बहुत होती हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, राई के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं, और आजकल तो हो ही ये कुछ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कोई हकीकत नहीं होती, ये सिर्फ सोशे इशू बनाए जाते हैं। हम तो कहते हैं इस वक्त सियासत का टाइम ही नहीं है, सब मिलकर अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करें। देखिए, सिंध मेरा पूरा डूब गया है, पंजाब के बहुत से इजलाओं में बहुत नुकसान है, बलोचिस्तान पूरे का पूरा एक लिहाज से तबाहाली का शिकार है, केपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मुसीबत ज़दा लोग हैं, लेकिन हम अपनी इन चीज़ों में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आए खान साहब आके काम करें, हम सब मिलकर काम करें। ये और उनको इलेक्शन की पड़ी है, 3 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग बेघर हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो जहाँ पे पोलिंग होती हैं वो स्कूल इमारतें वहाँ पे कैंप बने हुए हैं, और वो उनको इलेक्शन की पड़ी है, और जी बस वो इलेक्शन ही हो जाए बाकी सब कुछ है, और इलेक्शन का इनका चाह भी उतर जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त इनको लकीली कुछ इलेक्शन वो हुए जिनमें इनको नज़र आया कि ये जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी इलेक्शन होंगे ना, बाई इलेक्शन, उसके बाद भी इलेक्शन है, पता चल जाएगा खान साहब को अपनी मकबूलियत का। ये जलसों में इस तरह की करके इधर उधर से लोग लाके पूरी कोशिश करके शाह साहब ये ना कहें इधर उधर से नहीं, एक सेकंड सर, अगर मेरी बात सुने, ये तो ना कहें ना शाह साहब, लेट्स नॉट बी दैट अनफेयर। अगर इधर उधर से लोग ही लाने होते
तो बाकी ये पूरी पीडीएम की क़यादत ले आती ना इधर उधर से, लोग लाने में क्या मसला है? क्यों नहीं करते आप लोग इतने बड़े पैमाने पे? कुछ चले अभी की मैं बात नहीं करी, अभी नहीं करना चाहते ना, अभी नहीं करना चाहते, पहले रहे ना, क्या रहे हैं ना, जलसे, बड़े जलसे हुए हैं, आपके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, आप निकाल लें। लेकिन इस सूरत हाल में, इस मुसीबत के वक्त में हम कोई जलसा नहीं करना चाहते। ये ऐसे ही है। इससे पहले आप देख लें, जो पीपल्स पार्टी के जलसे थे या नवाज लीग के जलसे थे, मौलाना साहब के जलसे थे, एएनपी के जलसे थे, वो बहुत बड़े बड़े जलसे थे, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। मैं वही जो कुछ है, जिस गाड़ी में बैठ के वहाँ जाऊँ, वही मैं क्यों अपने किसी मुसीबत ज़दा भाई बहन की मदद क्यों ना करूँ? ये सियासत का वक्त नहीं है, ये आकबत संवारने का वक्त है। खुदा की कसम, अगर एक सेकंड शाह साहब, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना करती हूँ, की मदद करनी चाहिए, इबादत समझ के। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये इबादत का वक्त है और सियासत का वक्त नहीं है, तो ये काले कवानीन लाके नैब ऑर्डिनेंस और केसेस माफ कराना और ये कराना छोड़े ना, इन चीजों को आए आगे बढ़े, सब हाथ मिलाएं और बोले हाँ जी ये इलेक्शन की एक डेट होगी और इस वक्त हम आवाम की मदद के लिए सब निकलते हैं। क्या मसला है फिर? आप लोगों की भी प्रायोरिटीज तो कुछ और ही नजर आ रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ एक मवाजना कर लें। जो ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत में नैब कवानीन के आए थे, 80% से ज़्यादा वही चीज़ें हैं जो अब हुई हैं। थोड़ा बहुत इन्होंने मे बी और चीज़ें इसमें कर दी हैं, लेकिन वो डिबेटेबल हैं, कोर्ट्स में केसेस हैं। अगर कोई देखा जाए कि बिल्कुल अनजस्टिफाई है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। क्या इन्हीं कवानीन के लिए, नैब के कवानीन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपकी मीडिया, दीगर जितनी तंजीमें हैं इंसानी हुकूक की, उन्होंने नहीं कहा कि ये काले कवानीन है? और अगर उसमें ये आज शामिल कर दिया गया कि जो केस करेगा और किसी वो उसमें जस्टिफाई नहीं कर सकता तो उस पर एक्शन होगा कि ये गलत है। लोगों ने खुदकशियाँ कर ली हैं, लोगों की फैमिलियाँ तबाह हो गई थी इन केसेस में, बाद में निकलता क्या था? अब इस पे तो काइंडली जैस्मीन, आप बहुत सीनियर आपका रहा है और बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है, आप इस पर स्टोरियां करें कि जो नैब के केसेस थे जिसमें बरसों लोगों ने भुगता, उनकी फैमिलियां तबाह हो गई, उनके बच्चों की एजुकेशंस ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में वो बेगुनाह निकले, उसका कौन देगा खुमियाजा, कौन भुगतेगा? अच्छा शाह साहब, जाने दें कि सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल मनोवरिंग के लिए, प्रेशराइज करने के लिए ये केसेस बनाए जाएं। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ लास्ट 5 सेकंड्स में यस या नो जवाब दे दें, बस सिर्फ मैं इतना जानना चाहती हूं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की चैंपियन, लेकिन आजकल जो मीडिया के साथ हो रहा है, जो बोल नेटवर्क के साथ हो रहा है, जो ARY के साथ हो रहा है, जो सहाफियों के साथ हो रहा है, जो उन पे FIR कट रही है, उस पर पीपल्स पार्टी कुछ क्यों नहीं बोलती? आप लोगों का तो ये वतीरा नहीं है, आप क्यों PMLN की ट्रेन के साथ अपनी ट्रेन की पटरी जोड़कर चल पड़े इस रास्ते पर? देखें, हम आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। PTI की हुकूमत में जो काले कवानीन आए थे, जो बनाए गए थे, उनके खिलाफ भी थे। अगर आज भी किसी के साथ ज़्यादती होती है तो चेयरमैन साहब की तरफ से खुल के उसकी मजम्मत की जाती है। हम आज़ादी सर, हमारे साथ हो रही है ज्यादती, हमारे साथ हो रही है शाह साहब, कहीं पे शाह साहब हमारे साथ हो रही है, हमें आए दिन बंद कर दिया जाता है, केबलों से उतार दिया जाता है। आपके साथ ज्यादती हो रही है, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर हमारे कोई इस किस्म का एजेंडा होता तो मैं आज आपके प्रोग्राम में ना आता। अगर कोई हम आपके खिलाफ होते, बायकाट पे होते, तो मैं एक सियासी कारकुन हूँ, अपनी पार्टी के उनको फॉलो करता हूँ रूल्स को, तो जाहिर है मैं आपके प्रोग्राम में ना होता। लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं है। बोल को बोलना चाहिए, बोल के लब आज़ाद है तेरे। हम तो बोल के सपोर्टर हैं कि बोल ने हमेशा सही बात की है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि कई दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर सबको सोचना पड़ेगा। और आपका जो बोल नेटवर्क है, उनका बहुत कुर्बानी है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मुल्क की इस्तेकाम हो, मुल्क की सलामती की बात हो। कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। सियासी तौर पर आप जो मर्जी आप बोल दें, हमने तो कभी उस पर बात नहीं की। मैं तो सिर्फ ये मेरी सजेशन है। बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। हर तरह की
आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने को चेयरपर्सन बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बोलें कि इस हवाले से ट्वीट करें या कोई बयान दें, प्लीज जरूर दें। हम आपकी बहुत इस हवाले से रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, फिर दें, एक और देना, अभी दें जो अभी हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। लेकिन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। बिल्कुल, एक और दे देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आप देख रहे थे बस बहुत हो गया। हमारे ऊपर जो बंदिशें चल रही हैं, जो कुछ है, हम उसको फाइट करें। बोल फैमिली इज यूनाइटेड, वी विल स्टे यूनाइटेड एंड वी विल फाइट दिस। इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।